हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जुडिशियल सर्विस जूनियर डिवीजन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2013। टोटल क्वेश्चंस इसमें हमारे पास 150 हैं और ये 3 पार्ट्स में है। सिविल लॉ 1 जिसके हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, सिविल लॉ 2 जिसके हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं और क्रिमिनल लॉ जिसके हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं। फॉर्मेट होता है इसमें एमसीक्यू बेस्ड। सिविल लॉ 1 के जो हमारे पास 50 क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 आ गया इसमें हमारे पास, जो आइडेंटिफिकेशन है अक्यूज्ड की फोटोग्राफ के तहत वो क्या है? एडमिसिबल है एविडेंस में, एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में, रेलेवेंट नहीं है एविडेंस में, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज वो एडमिसिबल है एविडेंस में। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 40 to 44 इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो डील करता है रेलेवेंस के साथ। किसकी रेलेवेंस है? कैरेक्टर्स, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स, जजमेंट्स, डिक्री और ऑर्डर्स, स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसमें आ गया हमारे पास सीट। तो हमारे पास जो सेक्शन 40 to 44 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो जजमेंट्स, डिक्री और ऑर्डर्स के बारे में बात करता है। क्वेश्चन 3 आ गया इसमें हमारे पास, लॉ जो है अगर वो एविडेंस है, जो एविडेंस का लॉ है उसमें जो हियर से है वो यूज किया जाता है किसके रेफरेंस में? What is done, written, spoken या फिर all of these। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास all of these। तो जो here से है वो उस रेफरेंस में किया जाता है कि क्या किया गया है, बोला गया है या फिर लिखा गया है। क्वेश्चन 4 आ गया इसमें हमारे पास, एक फैक्ट जो ना ही प्रूव किया गया है ना ही डिसप्रूव किया गया है उसको क्या बोला जाता है? डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, मे प्रूव्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो आ गया बी, दैट इज नॉट प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 आ गया इसमें हमारे पास, कौन सा सेक्शन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का वो फाउंड किया गया था अपॉन डॉक्ट्राइन जो ले डाउन की गई है पिकार्ड वर्सेस सीयर्स में। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 6, सेक्शन 32, सेक्शन 115, सेक्शन 167। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज सेक्शन 115। क्वेश्चन 6 आ गया इसमें हमारे पास, सेक्शन 110 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, उसमें जो टर्म थी पोजेशन वो क्या डिनोट करती है? ए आ गया एक्चुअल प्रेजेंट पोजेशन, बी आ गया ज्यूरिडिकल पोजेशन, सी आ गया सिंबॉलिक पोजेशन, डी आ गया हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास, दैट इज एक्चुअल प्रेजेंट पोजेशन। क्वेश्चन 7 आ गया हमारे पास, जो क्रिमिनल लॉ है अमेंडमेंट एक्ट 2005 वो अमेंड किया गया है, वो अमेंड करता है सेक्शन 73A जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। फिर आ गया सेक्शन 154 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। सी आ गया सेक्शन 22A जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, और डी है सेक्शन 47A जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, कि जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 है उसने अमेंड किया है सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। क्वेश्चन 8 आ गया इसमें हमारे पास, फ्रॉम प्रिजम्पशन एक इन्फ्रेंस ड्रॉ की जा सकती है जो क्या हो सकती है? सिर्फ अफर्मेटिव, डिसअफर्मेटिव, अफर्मेटिव या डिसअफर्मेटिव या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी। तो जो प्रिजम्पशन से इन्फ्रेंस ड्रॉ की जाती है वो अफर्मेटिव भी हो सकती है और डिसअफर्मेटिव भी हो सकती है। क्वेश्चन 9 आ गया इसमें हमारे पास, एस्टॉपल क्या हो सकता है, किससे किया जा सकता है? ए आ गया अटेस्टेशन, बी आ गया रिसाइटल इन डीड, सी आ गया हमारे पास स्टैंडिंग बाय, डी आ गया ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, ऑल ऑफ दीज। एस्टॉपल हो सकता है अटेस्टेशन से, रिसाइटल से या फिर स्टैंडिंग बाय से। क्वेश्चन 10 आ गया हमारे पास, जो एक्सेप्शंस हैं रूल अगेंस्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ हियर से कि वो प्रोवाइड किए गए हैं किस सेक्शन में? सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 34 इंडियन एविडेंस का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 11 आ गया इसमें हमारे पास, जो प्रिजम्पशन है सर्वाइवरशिप का वो कंटेन किया गया है किस सेक्शन में? सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 107 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 109 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है बी, दैट इज सेक्शन 107 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्वेश्चन 12 आ गया इसमें हमारे पास, सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन जी जो है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो रेफर करता है प्रिजम्पशन जो किससे रिलेटेड है? जो कॉमन कोर्स है बिजनेस से, बी आ गया अराइजिंग जो है फ्रॉम विद होल्डिंग एविडेंस, रिगार्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, डी आ गया कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है हमारे पास बी, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम विद होल्डिंग एविडेंस।
ये दिया गया है सेक्शन 14 इलस्ट्रेशन जी में। क्वेश्चन 13 आ गया हमारे पास, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिक्स कर सकती है जो नंबर है सिविल जजेस का जो अपॉइंट किए जाने हैं किसके साथ कंसल्टेशन करने के बाद, गवर्नर, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज हाई कोर्ट। क्वेश्चन 14 आ गया, इसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 के अंडर कौन प्रिपेयर करता है जो लिस्ट है हॉलीडेज की जो ऑब्जर्व की जानी है हर एक साल में सिविल कोर्ट्स में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या फिर गवर्नर। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास हाई कोर्ट। क्वेश्चन 15 आ गया, इसमें हमारे पास इंडियन स्टैंप एक्ट के अंडर जो स्टैंप है उसका मतलब है कोई भी मार्क, सील, इंडोर्समेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टैंप का मतलब है मार्क, सील, इंडोर्समेंट, सभी के सभी। क्वेश्चन 16 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 72 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1899 का ऑफेंस जो कमिट किया गया है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में वो ट्राई किया जा सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिला है। बी आ गया किसी भी जगह स्टेट में, फिर आ गया किसी भी जगह इंडिया में या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिसमें इंस्ट्रूमेंट इज फाउंड। क्वेश्चन 17 आ गया, इसमें हमारे पास इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 में जो गवर्नमेंट है वो रिड्यूस कर सकती है ड्यूटीज। तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास प्रोस्पेक्टिवली ओनली, रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली या नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है सी, दैट इज प्रोस्पेक्टिवली एंड रेट्रोस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 18 आ गया, इसमें हमारे पास कौन प्रिस्क्राइब करता है जो रेट ऑफ एक्सचेंज है कन्वर्जन के लिए फॉरेन करेंसी को जो है इंडियन करेंसी में कलेक्ट करने के लिए जो है स्टैंप ड्यूटी। इसमें आ गया स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी आ गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 19 आ गया, इसमें हमारे पास इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के अंडर जो इंस्ट्रूमेंट है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो अनस्टैम्प्ड है अगर लिखा गया है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। फिर आ गया बी सेक्शन 11 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट, फिर आ गया सेक्शन 13 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट या फिर सेक्शन 20 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास सेक्शन 13 जो है इंडियन स्टैंप एक्ट का। क्वेश्चन 20 आ गया, इसमें हमारे पास इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के अंडर लीज के केस में जो ड्यूटी है वो पेएबल है किसके द्वारा, लेसर, लेसी, लेसी और लेसर या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास लेसी। क्वेश्चन 21 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 31 जो है इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 का वो डील करता है किसके साथ, एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टैंप, एग्जामिनेशन और इम्पाउंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशल प्रोविजन अनस्टैम्प्ड रिसीप्ट्स के लिए या फिर एडमिशन ऑफ प्रॉपरली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए। तो जो सेक्शन 31 है इंडियन स्टैंप एक्ट का वो डील करता है एडजुडिकेशन के साथ एज टू प्रॉपर स्टैम्प। क्वेश्चन 22 आ गया, जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग अलाउंसेस फॉर स्टैम्प्स वो कंटेन किए गए हैं किसमें। ए आ गया चैप्टर 4 जो है इंडियन स्टैंप एक्ट का, बी आ गया चैप्टर 5 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट, सी आ गया चैप्टर 6 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट, फिर आ गया चैप्टर 7 जो है इंडियन स्टैंप एक्ट का। बी आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर 5 जो है इंडियन स्टैंप एक्ट का वो बात करता है अलाउंसेस फॉर स्टैम्प्स। क्वेश्चन 23 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सा सेक्शन जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का वो प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो ग्रांट किया जाएगा सिर्फ इन्फोर्स करने के लिए सिविल राइट्स एंड नॉट इन्फोर्सिंग पीनल लॉज। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 जो है SRA का वो प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो ग्रांट किया जाएगा सिर्फ सिविल राइट्स इन्फोर्स करने के लिए और पेनल राइट्स जो है वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन 24 आ गया,
सेक्शन 26 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके अंडर जो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किस ग्राउंड पे, फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक पे, जो टाइम लिमिट है डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड के लिए या म्यूचुअल मिस्टेक के लिए वो क्या है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या कोई टाइम लिमिट जो है फिक्स नहीं है। करेक्ट आंसर है इसमें डी, हमारे पास कोई टाइम लिमिट जो है वो फिक्स नहीं है। क्वेश्चन 25 आ गया, एक मैंडेटरी इंजंक्शन जो है किस नेचर में होती है, रेस्टिट्यूटरी ओनली, प्रोहिबिटरी ओनली, बोथ रेस्टिट्यूटरी या प्रोहिबिटरी या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है हमारे पास बोथ रेस्टिट्यूटरी और प्रोहिबिटरी। क्वेश्चन 26 आ गया, एक इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता है। ए आ गया जब प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मैटर में। बी आ गया प्रिवेंट करने के लिए जो ब्रीच है कॉन्ट्रैक्ट का, जो परफॉर्मेंस है जिसके लिए वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। सी आ गया प्रिवेंट करने के लिए कंटिन्यूइंग ब्रीच जिसमें जो प्लेंटिफ है वो एक्वीज करेगा। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। इसमें आ गया हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 27 आ गया, इसमें हमारे पास प्रोविजंस रिगार्डिंग जो पर्सन्स जो ऑब्टेन कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो स्पेसिफाइड होंगे किसमें। ए आ गया सेक्शन 14 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। बी आ गया सेक्शन 15 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सी आ गया सेक्शन 16 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। डी आ गया सेक्शन 17 ऑफ रिलीफ एक्ट। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 15 आ गया हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्वेश्चन 28 आ गया, इसमें हमारे पास जो सूट है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की अंडर सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो फाइल किया जा सकता है किसके अगेंस्ट। इसमें आ गया प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों के अगेंस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। क्वेश्चन 29 आ गया, एक ऑर्डर या डिक्री जो पास की गई है सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो क्या है, अपीलेबल है, रिव्यूएबल है, बोथ ना ही अपीलेबल है ना ही रिव्यूएबल है, अपीलेबल भी है और रिव्यूएबल भी है। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, ना ही अपीलेबल है ना ही रिव्यूएबल है। क्वेश्चन 30 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो अप्लाई करता है जहाँ पे पार्ट जो है जो अनपरफॉर्म्ड होना है कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या है, स्मॉल है, लार्ज है, कंसिडरेबल है या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज स्मॉल। क्वेश्चन 31 आ गया, इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। इसमें आ गया ए हमारे पास जो सूट रिलेट करती है राइट ऑफ वर्शिप से। बी आ गया जो सूट रिलेट करती है रिलीजियस प्रोसेशन को टेक आउट करने से। ये सूट अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट या फिर सूट आ गया राइट टू हेरिडिटरी ऑफिस के लिए। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, जो हमारे पास सूट है अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट, ये एक सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। क्वेश्चन 32 आ गया, जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो पास की जा सकती है एक सूट में किसके लिए, प्रीएम्पशन के लिए, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की सेल के लिए, रिडम्पशन मॉर्टगेज के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 33 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सा जो डिसीजन है वो डिक्री नहीं है। ए आ गया जो ऑर्डर है अबेटमेंट ऑफ सूट का। बी आ गया अपील के डिसमिसल के लिए एज टाइम बार्ड। सी आ गया ऑर्डर ग्रांट करने के लिए इंटरिम रिलीफ। डी आ गया रिजेक्शन जो है प्लेंट का फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। इसमें आ गया सी हमारे पास, दैट इज ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ। क्वेश्चन 34 आ गया, रेस्ट सब जुडिस के केस में अंडर सेक्शन 10 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है। ए आ गया हमारे पास कर सकता है इंटरिम ऑर्डर्स। बी आ गया ग्रांट कर सकता है इंजंक्शन। सी आ गया अपॉइंट कर सकता है एक रिसीवर को। डी आ गया ऑल ऑफ दीज। इसमें आ गया हमारे पास डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 35 आ गया, इसमें हमारे पास रेस्ट जुडिकेटा जो है वो अप्लाई नहीं होता है किसको। ए आ गया बिटवीन को प्लेंटिफ्स। बी आ गया हमारे पास बिटवीन को डिफेंडेंट। सी आ गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। डी आ गया हमारे पास रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, दैट इज रिट जो है हेबीज कॉर्पस की। क्वेश्चन 36 आ गया, इसमें हमारे पास कौन जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एग्जीक्यूटर, रिविजनर, ट्रेसपासर या फिर हिंदू को पासनर। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज ट्रेसपासर।
क्वेश्चन 37 आ गया इसमें हमारे पास अंडर सेक्शन 2 क्लोज 9 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जजमेंट का मतलब क्या है? डिक्री, ऑर्डर, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिक्री या ऑर्डर, या फिर डिक्री एंड ऑर्डर। करेक्ट आंसर है इसमें सी, हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड की, वो हमारे पास जो है जजमेंट है। क्वेश्चन 38 है हमारे पास, कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है कमीशन किसको, किस चीज़ के लिए? लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पार्टीशन के लिए, एडजस्ट करने के लिए अकाउंट्स को। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 39 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से क्या जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहला आ गया इसमें हमारे पास, एक लीगल सेट ऑफ में जो अमाउंट क्लेम की गई है वो रिकवरेबल होगी सूट की डेट पे, जबकि जो काउंटर क्लेम के केस में जो अमाउंट क्लेम की गई है वो रिकवरेबल होगी रिटर्न स्टेटमेंट की डेट पे। बी आ गया इसमें हमारे पास, जो सेट ऑफ है वो एक्सीड नहीं कर सकता है प्लेंटिफ के क्लेम को, जबकि काउंटर क्लेम जो है वो एक्सीड कर सकता है प्लेंटिफ के क्लेम को। सी आ गया, सेट ऑफ जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को कोर्ट की, जबकि जो काउंटर क्लेम है वो एक्सीड कर सकता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट की उसको। डी आ गया, लीगल सेट ऑफ जो है वो असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होगा, jabki काउंटर जो क्लेम है वो अनअसर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होगा। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि सेट ऑफ एक्सीड नहीं कर सकता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट का, जबकि काउंटर क्लेम एक्सीड कर सकता है, जबकि यहाँ पे काउंटर क्लेम भी एक्सीड नहीं कर सकता है। 40th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सेक्शन 35B जो ऐड किया गया है अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, वो क्या प्रोवाइड करता है? कॉम्पनसेटरी कोस्ट, कोस्ट जो है कॉजिंग डिले, सी आ गया जनरल कोस्ट, डी आ गया मिसलेनियस कोस्ट। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज कोस्ट जो है कॉज करने के लिए डिले को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 41, इंटरप्लीडर सूट के लिए कौन सी जो फॉलोइंग कंडीशन है वो नेसेसरी नहीं है? पहला आ गया कुछ डेट या होना चाहिए या प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिस्प्यूट में। बी आ गया इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स जो क्लेम कर रहे हैं डेट को या प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट में, वो एडवर्सली होंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। इसमें आ गया हमारे पास जो सूट है वो पेंडिंग होनी चाहिए, जहाँ पे राइट्स जो है राइवल क्लेमेंट्स के लिए डेट के लिए या प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट में वो जो है प्रॉपरली एडजुडिकेट किए जाएंगे। डी आ गया इसमें हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज जो सूट पेंडिंग है जहाँ पे राइट्स जो है राइवल क्लेमेंट्स के लिए डेट के या प्रॉपर्टी के लिए वो जो है प्रॉपरली एडजुडिकेट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 42 आ गया, जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग फ्रेंडली सूट्स वो क्या हैं, वो किस में दिए गए हैं? सेक्शन 90 ऑर्डर 36 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 88 ऑफ ऑर्डर 35 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 34 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज सेक्शन 90 ऑर्डर 36 जो है ऑफ सीपीसी। क्वेश्चन 43 आ गया इसमें हमारे पास, मार्क करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो इसमें आ गया ए हमारे पास, जो डिक्री है वो पास की जा सकती है सूट में, जबकि ऑर्डर जो है वो अराइज होता है प्रोसीड करने से, जो कमेंस की जाएगी एक पिटीशन या फिर हमारे पास एप्लीकेशन के द्वारा। एक डिक्री जो है वो एक एडजुडिकेशन है जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है जो राइट्स हैं पार्टीज के विद रिगार्ड टू ऑल या कोई भी मैटर्स कंट्रोवर्सी में, या फिर एक ऑर्डर जो हो फाइनली डिटरमाइन नहीं करेगा ऐसे राइट्स को। सी आ गया, दोनों डिक्री और ऑर्डर वो जो है प्रिलिमिनरी हो सकते हैं या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट है इसमें सी हमारे पास, ये इनकरेक्ट है कि दोनों डिक्री और ऑर्डर वो जो है प्रिलिमिनरी हो सकते हैं। क्वेश्चन 44 आ गया, एक ऑर्डर या फिर डायरेक्शन जो कोर्ट के द्वारा दी गई है जो पास करता है डिक्री एक कोर्ट को, जो कि कॉम्पिटेंट होगा एग्जीक्यूट करने के लिए डिक्री को, अटैच करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है जजमेंट डेटर को, उसको क्या बोलेंगे? ए आ गया प्रिसेप्ट, बी आ गया गार्निशी ऑर्डर, सी आ गया इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, डी आ गया साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। ए आ गया इसमें हमारे पास प्रीसेप्ट। क्वेश्चन 45 आ गया, जो राइट है अपील का वो क्या नहीं है? इनहेरेंट राइट, सब्सटेंटिव राइट, स्टैट्यूटरी राइट या फिर वेस्टेड राइट। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज इनहेरेंट राइट। क्वेश्चन 46 आ गया, जो प्रोविजन है रिगार्डिंग समरी सूट्स वो किस में दिए गए हैं? ऑर्डर 32 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ऑर्डर 37 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ऑर्डर 28 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या फिर ऑर्डर 30 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज ऑर्डर 7 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर।
क्वेश्चन 47 आ गया, इसमें हमारे पास जो नेसेसिटी रूल है रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी जो है एविडेंस की, वो किस में कंटेन की गई है? सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 32 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्वेश्चन 48 आ गया, फैक्ट्स जो इनकंसिस्टेंट हैं, कोई भी फैक्ट इन इशू के साथ वो रेलिवेंट होंगे, ये किसका बेसिस है? प्ली ऑफ एलिबाई, प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टाई, निहिल एड एडम या फिर रेस इंटेजरा? दैट वुड बी ए, दैट इज प्ली ऑफ एलिबाई। तो जो फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट हैं, किसी भी फैक्ट इन इशू वो रेलिवेंट होंगे, ये हमारे पास प्ली ऑफ एलिबाई का बेसिस है। क्वेश्चन 49 आ गया हमारे पास, जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंडर ये जो है प्रीवियस होना चाहिए, ये सब्सिक्वेंट होना चाहिए, ये इधर प्रीवियस या फिर सब्सिक्वेंट हो सकता है। डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है, ये जो कंडक्ट है ये प्रीवियस कंडक्ट भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन 50 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 31 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो किस चीज़ को रेफर करता है? रेस्ट जेस्टाई, एस्टॉपल, रेस्ट जुडिकेटा या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज एस्टॉपल्स को। फिर आ गया हमारे पास सेकंड, दैट इज सिविल लॉ 2, इसमें भी हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को और करेक्ट आंसर देना है कोड्स जो दिए गए हैं उनमें से। लिस्ट 1 में हमारे पास केस लॉज हैं, लिस्ट 2 में हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है। पहला आ गया इसमें हमारे पास लिस्ट 1 में फजालुद्दीन वर्सेस पांचू दास, फिर आ गया गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी आ गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राधा किसान अग्रवाल, डी आ गया लक्ष्मी अम्मा वर्सेस तेलंगाला नारायण भट्ट। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, कंसिडरेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डैमेजेस। करेक्ट आ गया इसमें हमारे पास बी, दैट इज जो हमारे पास पहला केस है फजालुद्दीन वर्सेस पांचू दास, उसका है हमारे पास कंसिडरेशन। फिर आ गया हमारे पास गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिलेटेड है हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डैमेजेस से। फिर आ गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राधा किशन अग्रवाल, ये हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस से रिलेटेड। फिर आ गया डी, दैट इज लक्ष्मी अम्मा वर्सेस तेलंगाना नारायणा भट्ट, ये हमारे पास रिलेटेड है अनड्यू इन्फ्लुएंस से। क्वेश्चन सेकंड आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन से जो फॉलोइंग केसेस हैं उनमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए जो एक्सेप्टेंस है किसी भी ऑफर की और जो इंटीमेशन है एक्सेप्टेंस का किसी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन से, जो लॉ रिगार्ड करता है सफिशिएंट, वो नेसेसरी है, एज सफिशिएंट वो नेसेसरी है। किस केस में ये हेल्ड किया गया है? फजालुद्दीन वर्सेस पांचू दास, बी आ गया हमारे पास सुभाष चंद्र दास मुसाहिब वर्सेस आ गया गंगा प्रसाद दास, फिर आ गया सी जवाहरलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी आ गया इसमें भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कॉर्पोरेशन। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास, दैट इज भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन 3 आ गया इसमें हमारे पास मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को और करेक्ट आंसर जो है हमें सेलेक्ट करना है। इसमें आ गया हमारे पास लिस्ट 1 में जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, लिस्ट 2 में आ गया जो हमारे पास सेक्शंस हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड या बिजनेस, डी आ गया अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के। लिस्ट 2 में सेक्शंस हैं हमारे पास, सेक्शन 30 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 25, सेक्शन 31 और सेक्शन 27। करेक्ट कोड होगा हमारे पास जो बी में दिया गया है, दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वो दिया गया है सेक्शन 31 में, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सेक्शन 30 में, रिस्ट्रेन जो है फ्रॉम ट्रेड या फिर बिजनेस ये दिया गया है सेक्शन 27 में, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन दिया गया है सेक्शन 25 में। क्वेश्चन 4 आ गया हमारे पास, हर एक प्रॉमिस या हर एक सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो फॉर्म करता है कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए, वो क्या है? ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर है, एक्सेप्टेंस है या फिर अग्रीमेंट है? करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास, दैट इज अग्रीमेंट है। क्वेश्चन 5 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है?
पहला आ गया पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, बी आ गया कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, सी आ गया कंसिडरेशन सिर्फ प्रेजेंट होगा, डी आ गया कंसिडरेशन वो प्रेजेंट भी हो सकता है और वो फ्यूचर भी हो सकता है। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज कौन सा करेक्ट है, कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। क्वेश्चन 6 आ गया, इसमें हमारे पास जो कंसेंट है कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉज किया गया है कोर्शन के द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है। ए आ गया वॉइडेबल, बी आ गया वॉइड, सी आ गया वैलिड, डी आ गया इलीगल। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए हमारे पास, दैट इज वॉइडेबल। क्वेश्चन 7 आ गया, जो इन एडिक्वेसी है कंसिडरेशन की वो रेलिवेंट होगी डिटरमाइन करने में कौन सा क्वेश्चन, किस चीज़ का क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्री कंसेंट। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास फ्री कंसेंट। क्वेश्चन 8 आ गया, इसमें हमारे पास जहाँ पे डिफॉल्ट होता है बाय जॉइंट प्रोमिसार, जो प्रॉमिस है, जो प्रॉमिसी होगा मेरे ख्याल से, जो प्रॉमिसी है वो सू कर सकता है किसी भी एक को एंटायर प्रॉमिस के लिए। बी आ गया सू कर सकता है किसी भी एक को उस एक्सटेंट तक जो उसका शेयर है जॉइंट प्रॉमिस में। सी आ गया दोनों ए या बी। डी आ गया हमारे पास किसी भी सिंगल प्रॉमिसी को जो है सू नहीं कर सकता है। इसमें आ गया हमारे पास ए की जो है वो सू कर सकता है किसी भी एक को पूरे इंटायर प्रॉमिस के लिए। क्वेश्चन 9 आ गया, जो रिसीशन है कॉन्ट्रैक्ट का उसका क्या मतलब है। ए आ गया रिन्यूअल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का, बी आ गया कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी आ गया ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी आ गया सब्सटीट्यूशन जो है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का विद अ न्यू वन। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 10 आ गया, इसमें हमारे पास जो लॉ है जो रिलेट करता है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस से वो ले डाउन किया गया है किसमें। ए आ गया सेक्शन 37, बी आ गया सेक्शन 35, सी आ गया सेक्शन 38, डी आ गया सेक्शन 36। इसमें आ गया हमारे पास ए, दैट इज सेक्शन 37। क्वेश्चन 11 आ गया, इसमें हमारे पास जो अमेंडमेंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 की 2002 के ईयर में वो कौन सी डेट से इफेक्टिव हुई है। ए आ गया 31 दिसंबर 2002, बी आ गया 1 जुलाई 2002, फिर आ गया हमारे पास सी 30 अक्टूबर 2002, डी आ गया 2 जुलाई 2002। इसमें आ गया ए हमारे पास, दैट इज 31 दिसंबर 2002। क्वेश्चन 12 आ गया, इसमें हमारे पास इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो डॉक्ट्राइन है क्लोग ऑन द इक्विटी ऑफ रिडम्पशन की वो एक रूल है जस्टिस, इक्विटी या गुड कंसाइंस का। ए आ गया आप्टे वर्सेस प्राइस, बी आ गया मुरारी लाल वर्सेस देवकरण, सी आ गया बनारसी लाल वर्सेस पूरन चंद, डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है बी, दैट इज मुरारी लाल वर्सेस देवकरण। क्वेश्चन 13 आ गया, इसमें हमारे पास जो ऑनरस दिया गया है वो डेल्ट किया गया है किसमें। सेक्शन 127 ऑफ टीपीए, 126, 125 या 128। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज 127 ऑफ टीपीए। क्वेश्चन 14 आ गया, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। करेक्ट आंसर जो है सेलेक्ट करना है। लिस्ट 1 में आ गया हमारे पास केसेस, लिस्ट 2 में आ गया हमारे पास टॉपिक्स। पहला है हमारे पास अमीरा थम कुंडुम्बा का केस, फिर आ गया असद अली वर्सेस हैदर अली, सी आ गया इसमें हमारे पास नागरात नाम्बे वर्सेस रमाया, डी आ गया अब्दुल गौर वर्सेस अब्दुल रजाक। लिस्ट 2 में आ गया टॉपिक्स हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास पे सक्सेशनिस्ट, बी आ गया सेकंड आ गया हमारे पास ट्रांसफ़र जो है अनलॉफुल पर्पस का, थर्ड आ गया मेयर राइट टू सू, डी आ गया हमारे फोर्थ आ गया राइट जो है फ्यूचर मेंटेनेंस का। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। पहला जो है हमारे पास अमीराथम कुंदाम्ब, इसका जो है हमारे पास मेयर राइट टू सू से रिलेटेड है। दूसरा आ गया असद अली वर्सेस हैदर अली, ये हमारे पास जो राइट है फ्यूचर मेंटेनेंस का, इससे रिलेटेड है। थर्ड आ गया हमारे पास नागराथम्बे वर्सेस रमाया, ये हमारे पास ट्रांसफ़र फॉर अनलॉफुल पर्पस से रिलेटेड है। डी आ गया अब्दुल गौर वर्सेस अब्दुल रजाक, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट, दैट इज पे सक्सेशनिस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन 15 आ गया, इसमें हमारे पास अजर्शन है जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक पर्सन की
वो जो है किसी भी एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा सिक्योरिटी दी गई है पेमेंट ऑफ मनी की किसी दूसरे पर्सन को, जो ट्रांजैक्शन है वो अमाउंट नहीं करता है मॉर्टगेज से, जो लेटर पर्सन है उसको बोला जाएगा कि उसके पास चार्ज है प्रॉपर्टी पे। रीज़न आ गया कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में वो क्रिएट करता है एक चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी पे। कोड्स आ गए इसमें हमारे पास, बोथ ए और आर जो है वो ट्रू हैं और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बी आ गया बोथ ए और आर जो है वो ट्रू है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी आ गया ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। डी आ गया ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। इसमें आ गया सी हमारे पास कि ए जो है वो ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन 16 आ गया हमारे पास, ए जो है बोलता है बी को दैट वो उसको देगा 5000 रुपीज़ अगर बी जो है शादी करता है उसकी डॉटर से। ये क्या है? वेस्टेड राइट है, प्राइमरी राइट है, कंटिंजेंट राइट है या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, दैट इज कंटिंजेंट राइट। क्वेश्चन 17 आ गया हमारे पास, कौन सा जो काइंड ऑफ मॉर्टगेज है वो इंक्लूडेड नहीं है सेक्शन 58 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। ए आ गया इसमें यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज, बी आ गया अनॉमलस मॉर्टगेज, सी आ गया सिंपल मॉर्टगेज, डी आ गया मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसमें आ गया ई हमारे पास ऑल ऑफ दीज, तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन 18 आ गया, ए जो है एक गिफ्ट देता है एक घर का बी को जिसके साथ उसका जो पास्ट में है इलिसिट कोहैबिटेशन हुआ है। ये ट्रांसफ़र क्या है? वॉइड है, वैलिड है, इनवैलिड है या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ये जो ट्रांसफ़र है ये वैलिड है। क्वेश्चन 19 आ गया, ए जो है वो ए जो है वो गिफ्ट देता है एक घर का बी को जिसके साथ उसके अडल्ट्रस रिलेशनशिप है बी के साथ। ये ट्रांसफ़र क्या है? वैलिड, वॉइड, इनवैलिड या फिर नन ऑफ दीज। इसमें आ गया बी हमारे पास, ये जो ट्रांसफ़र है ये वॉइड है। क्वेश्चन 20 आ गया इसमें हमारे पास, कौन से जो केस में है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि एक बार जो पीरियड है लीज का वो एक्सपायर हो जाता है, जो रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड की और टेनेंट की वो सीज हो जाती है और जो टेनेंट है वो एक ट्रेसपासर हो जाता है एंड देयरफॉर कोई क्वेश्चन नहीं होगा सर्विस का किसी भी नोटिस का अंडर सेक्शन 106 ऑफ टीपीए। ए आ गया हमारे पास शांति देवी वर्सेस अमाल कुमार बनर्जी 1981। बी आ गया पीसी चेरिया वर्सेस बर्फी देवी 1980। सी आ गया इदानदास वर्सेस अनंत रामचंद्र फाडके 1982 एंड डी आ गया नन ऑफ दीज। इसमें आ गया हमारे पास ए, दैट इज शांति देवी वर्सेस अमाल कुमार बनर्जी 1981 सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 21 आ गया, कौन से ईयर में जो रीसेंट एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट है वो रिप्लेस किया गया है? 2007, 2008, 2009 एंड डी आ गया हमारे पास नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सी, दैट इज 2009। क्वेश्चन 22 आ गया इसमें हमारे पास, जो केस है मदन मोहन एंड अनदर वर्सेस कृष्ण कुमार सूद का वो किससे रिलेटेड है? सेक्शन 14, सेक्शन 20, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 26। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ए, दैट इज सेक्शन 14। सेक्शन 23 आ गया, अंडर दिस एक्ट कोई भी लैंडलॉर्ड जो है वो क्लेम नहीं कर सकता या रिसीव नहीं कर सकता कोई भी रेंट किसके एक्सेस में? फ्यूचर रेंट, प्रीवियस रेंट, फेयर रेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, दैट इज फेयर रेंट। क्वेश्चन 24 आ गया, अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रवीन करता है कोई भी प्रोविजन क्लोज ए का सेक्शन 7 या सेक्शन 8 का तो वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट के साथ जो एक्सटेंड कर सकती है 2 years एंड विद फाइन, 2 years फाइन ओनली या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास, 2 years एंड विद फाइन। क्वेश्चन 25 आ गया, अ लैंडलॉर्ड जो सीक करता है कि वो अविक्ट करेगा उसके टेनेंट को वो अप्लाई करेगा किसको? कमिश्नर, स्टेट जो गवर्नर है, मिनिस्टर या फिर कंट्रोलर। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, दैट इज कंट्रोलर। क्वेश्चन 26 आ गया, सेक्शन 11 के अंडर जो एसेंशियल सप्लाई है या सर्विस है वो इंक्लूड करती है किस चीज़ की सप्लाई? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 27 आ गया, सेक्शन 17 जो है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट का वो किससे रिलेटेड है?
लीज ऑफ वेकेंट बिल्डिंग, पेनल्टीज, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स या फिर रिकवरी ऑफ पोजेशन। ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। और जो सेक्शन 17 है वो डील करता है रिसिप्ट टू बी गिवन फॉर रेंट पेड। क्वेश्चन 28 आ गया, कॉन्ट्रैक्ट के जो है एब्सेंस में हर एक टेनेंट जो है वो पे करेगा रेंट कितना टाइम तक। जो 10th डे है मंथ का, 15th डे है मंथ का, लास्ट डे जो है मंथ का, जो कोई भी डे है मंथ का। इसमें आ गया हमारे पास सी, दैट इज लास्ट डे जो है मंथ का। क्वेश्चन 29 आ गया हमारे पास, कौन जो है वो ऑथराइज्ड नहीं है सुनने के लिए अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर जो दिया गया है रेंट कंट्रोलर्स के द्वारा। ए आ गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, बी आ गया एडिशनल जज एंड सेशन जज, सी आ गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। इसमें आ गया हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 30 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग किसके पास पावर है रूल्स देने की इस एक्ट के। सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डी आ गया स्टेट गवर्नमेंट। इसमें आ गया हमारे पास डी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन 31 आ गया, इनमें से कौन सा फॉलोइंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जब गारंटी देंगे फंडामेंटल राइट्स जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, जो एक्सप्लेनेशन 2 है आर्टिकल 25 सबसेक्शन क्लोज 2 क्लोज बी में, वो क्लियर करता है कि जो रेफरेंस दिया गया है हिंदूज का वो कंस्ट्रू किया जाएगा कि वो इंक्लूड करता है रेफरेंस उन पर्सन्स को जो प्रोफेस करता है सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन, और जो रेफरेंस है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का वो कंस्ट्रू करता है अकॉर्डिंगली। इसमें आ गया ए हमारे पास, दैट इज CWT वर्सेस आर श्रीधरन 1976 सुप्रीम कोर्ट। बी आ गया शास्त्री यजना पुरुषदास जी वर्सेस मूलधार बंधारदस वैश्य 1966 सुप्रीम कोर्ट। फिर आ गया सी हमारे पास बाई वैज्या वर्सेस ठक्कर भाई चाल भाई 1979। डी आ गया बेनी भाई वर्सेस रघुबीर प्रसाद 1999 सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज शास्त्री यजना पुरुषदास जी वर्सेस मूलधार भंडारदास वैश्य 1966 सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 32 आ गया, कौन सी जो फॉलोइंग प्रॉपर्टी है वो आती है कोपार्टनर्स और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर। ए आ गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बी आ गया प्रॉपर्टी जो एक्वायर की गई है सारे या किसी भी कोपार्टनर के द्वारा जॉइंट फैमिली फंड की एड से। सी आ गया प्रॉपर्टी जो एक्वायर की गई है जॉइंट लेबर जो है मेंबर्स का। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ऑल या कोई भी कोपार्टनर जॉइंट फैमिली फंड की एड से। क्वेश्चन 33 आ गया, कौन सा लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है HMA पे और स्पेशल मैरिज एक्ट पे रिकमेंड किया था जो इस्टेब्लिशमेंट है फैमिली कोर्ट्स का। इसमें आ गया हमारे पास ए, दैट इज 54th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1964। बी आ गया 59th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1974। सी आ गया 59th कमीशन रिपोर्ट 1956। डी आ गया 54th कमीशन रिपोर्ट 1974। इसमें आ गया बी हमारे पास 59th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1974। फिर आ गया इसमें सेक्शन 34 हमारे पास, दैट इज सैलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। इसका क्या मतलब है? वेलफेयर जो है पीपल का वो सुप्रीम लॉ है। फिर आ गया पब्लिक ओपिनियन सुप्रीम है लॉ के ऊपर। फिर आ गया हमारे पास पब्लिक ओपिनियन सुप्रीम लॉ है, आई थिंक यहाँ पे लॉ होगा। डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आ गया हमारे पास कि जो वेलफेयर है पीपल का वो सुप्रीम लॉ है। क्वेश्चन 35 आ गया, इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट रिपोर्ट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। ए आ गया 51st रिपोर्ट, बी आ गया 71st रिपोर्ट, सी आ गया 215th रिपोर्ट, डी आ गया 217th रिपोर्ट। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज 71st रिपोर्ट। क्वेश्चन 36 आ गया, इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो क्लास 1 हियर नहीं है। इसमें आ गया ब्रदर, फिर आ गया डॉटर जो है प्री डिसीज डॉटर की, फिर आ गया डॉटर प्री डिसीज सन की, या सन जो है प्री डिसीज सन का। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, तो जो ब्रदर है वो क्लास 1 हियर नहीं है। क्वेश्चन 37 आ गया, इनमें से कौन सा सेक्शन जो है HMA का वो चैलेंज किया गया था लक्ष्मी अमाल वर्सेस रामा स्वामी नायकर में। सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, फिर आ गया डी सेक्शन 13। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज सेक्शन 10।
क्वेश्चन 38 आ गया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है जो कोड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से जो है मैच करना है। पहला आ गया लिस्ट 1 हमारे पास, सेकंड आ गया लिस्ट 2। ए आ गया संधू सिंह वर्सेस गुरुद्वासा साहिब नाइस्के 2006, सेकंड आ गया टी शिव कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तिम्बलूर 2011, सी आ गया रामकली वर्सेस मलीला शामवती 2000, डी आ गया विष्णु दत्त शर्मा वर्सेस मजनू शर्मा 2009। लिस्ट 2 आ गया हमारे पास कस्टडी जो है माइनर वाइफ की, ब्रेकडाउन थ्योरी, प्रिजम्पशन लेजिटिमेसी, डी आ गया विडोज राइट टू मेंटेनेंस। करेक्ट है इसमें हमारे पास बी, दैट इज संधू सिंह वर्सेस गुरुद्वासा साहिब नाइस्के 2006, ये रिलेटेड है विडो का जो राइट है मेंटेनेंस का उससे। फिर आ गया टी शिव कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तिम्बलूर 2011, ये है हमारे पास कस्टडी जो है माइनर वाइफ की उससे रिलेटेड। फिर आ गया रामकली वर्सेस मलीला शामवती 2000, ये रिलेटेड है प्रिजम्पशन लेजिटिमेसी से, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी से रिलेटेड है। डी आ गया विष्णु दत्त शर्मा वर्सेस मंजू शर्मा 2009, ये हमारे पास ब्रेकडाउन थ्योरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 39 आ गया, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कोई भी कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट वो कॉम्पिटेंट होगा पास करने के लिए एक जो डिक्री है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की, अगर उनमें से कोई भी एक कंसेंटिंग पार्टी विड्रॉ करती है अपना कंसेंट, डिक्री जो है म्यूचुअल कंसेंट की वो पास होने से पहले करने के लिए कंप्लीट जस्टिस जो है पार्टीज का। ए आ गया हमारे पास अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2010, बी आ गया सुरेष्टा देवी वर्सेस ओम प्रकाश 1991, सी आ गया सुरजीत कौर वर्सेस गर्जा सिंह 1994, डी आ गया हमारे पास एस नागलिंगम वर्सेस शिवागामी 2001। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2010। क्वेश्चन 40 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सा फॉलोइंग केस में इसमें आ गया हमारे पास इनमें से कौन से फॉलोइंग केस में कोर्ट ने हेल्ड किया है कि लिविंग टुगेदर अंडर वन रूफ एज हस्बैंड एंड वाइफ वो नहीं देता है स्टेटस हस्बैंड एंड वाइफ का। ए आ गया कंवल राम वर्सेस एचपी एडमिनिस्ट्रेशन 1966, बी आ गया सुरजीत कौर वर्सेस गर्जा सिंह 1994, फिर आ गया भू राव शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965, डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट आंसर है बी हमारे पास, सुरजीत कौर वर्सेस गर्जा सिंह 1994। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 41, अजर्शन है हमारे पास, जहाँ पे कोई भी स्पेशल या लोकल लॉ प्रिस्क्राइब किया गया है किसी भी सूट अपील या एप्लीकेशन के लिए, एक जो पीरियड है लिमिटेशन का वो डिफरेंट है जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल के द्वारा। जो प्रोविजंस है सेक्शन 3 के ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 वो अप्लाई होंगे एज इफ ये जो पीरियड है ये पीरियड था जो प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल के द्वारा। रीज़न आ गया जहाँ पे स्पेशल लॉ प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रिस्क्राइब करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का फाइल करने के लिए अपील, लेकिन कोई भी प्रोविजन नहीं है। देयरफॉर लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंडर जो पीरियड है लिमिटेशन का जो प्रोवाइड किया गया है स्पेशल लॉ के अंडर वो ट्रीट किया जाएगा कि वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट जो लिमिटेशन एक्ट के अंडर है। कोड्स हैं दोनों, असर्शन रीज़न ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी आ गया असर्शन रीजन ट्रू है लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज बोथ असर्शन और रीज़न ट्रू है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्वेश्चन 42 आ गया, असर्शन हमारे पास सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो एडमिट करे एक सूट को प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद अगर जो प्लेंटिफ सेटिस्फाई करता है कोर्ट को कि उसके पास सफिशिएंट कोज था इंस्टीट्यूट ना करने का सूट को। रीज़न आ गया, इवन एक अपील जो है वो भी एडमिट की जा सकती है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद अगर अपेलेंट शो करता है सफिशिएंट कोज जो है प्रेफर ना करने का अपील को विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। इसमें ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास, दोनों असर्शन और रीज़न करेक्ट है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। फिर आ गया हमारे पास दोनों असर्शन और रीज़न ट्रू है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सी आ गया असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। डी आ गया असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न जो है वो ट्रू है। इसमें आ गया हमारे पास सी, असर्शन जो है वो ट्रू है लेकिन जो रीज़न है हमारे पास वो फॉल्स है।
क्वेश्चन 43 आ गया, लिमिटेशन एक्ट के लिए पर्पस के लिए कौन सा फॉलोइंग क्लेम जो है उसको ट्रीट किया जाएगा, सेपरेट सूट, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, दोनों को या फिर किसी को भी नहीं। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दोनों को। क्वेश्चन 44 आ गया, जो पीरियड है लिमिटेशन का फाइल करने का क्रॉस ऑब्जेक्शन वो स्टार्ट होगा जो डेट ऑफ अपीयरेंस है किसकी, काउंसिल, असिस्टेंट काउंसिल, फिर आ गया हमारे पास फाइलिंग एप्लीकेशन या फिर डी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज काउंसिल। क्वेश्चन 45 आ गया, इसमें हमारे पास असर्शन कि जो मैक्सिम है लेक्स नॉन कॉजिट एंड इम्पॉसिबिलिया वो प्रिवेल नहीं करती है एक्सप्रेस प्रोविजन जो है सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का। जो प्रिंसिपल है इक्विटी का वो प्रिवेल नहीं कर सकता है स्टैट्यूटरी लॉ के अगेंस्ट। इसमें आ गया हमारे पास जो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन और रीजन ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। करेक्ट आंसर आ गया बी हमारे पास, बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्वेश्चन 46 आ गया, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग केस है उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया है कि लिमिटेशन जो एक्ट है वो बार करता है रेमेडी को लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करता है राइट को। ए आ गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस जुगल किशोर अग्रवाल। बी आ गया मनदास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सी आ गया एन बालाकृष्णन वर्सेस एम कृष्णा मूर्ति। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 47 आ गया, कौन से फॉलोइंग केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि जो लॉ है लिमिटेशन का वो हार्शली अफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पार्टी को। ये जो है अप्लाई किया जाएगा सारे के सारे रिगर्स के साथ जब स्टैट्यूट जब उसको प्रिस्क्राइब करता है और जो कोर्ट्स है उसके पास पावर नहीं है एक्सटेंड करने की जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का जो इक्विटेबल ग्राउंड है। केस आ गया हमारे पास पीके रामचंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। सी आ गया भगत राम वर्सेस ग्राम पंचायत तिब्बा नागल। डी आ गया अली मोहम्मद वर्सेस रामनिवास। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, पीके रामचंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्वेश्चन 48 आ गया, जो प्रोविजन कंटेन किया गया है सेक्शन 16 में वो एप्लीकेबल नहीं है। ए आ गया सूट्स पे इन्फोर्स करने के लिए जो राइट्स हैं प्रीएम्पशन के। बी आ गया सूट्स जो है पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या फिर एक हेरिडिटरी ऑफिस के लिए। सी आ गया बोथ ए एंड बी। डी आ गया नीदर ए नॉर बी। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, दोनों ए और बी। क्वेश्चन 49 आ गया, इसमें हमारे पास जो एक्सपायरी है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की वो एक्सटिंग्विश करती है डेट को। बी आ गया रेंडर करती है जो डेट को अनइन्फोर्सेबल। सी आ गया एक्सटिंग्विश करती है डेट को, रेंडर करती है उसको अनइन्फोर्सेबल। डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज रेंडर करती है डेट को एज अनइन्फोर्सेबल। क्वेश्चन 50 आ गया, इसमें हमारे पास हर एक सूट जो इंस्टीट्यूट की गई है, अपील प्रेफर की गई है और एप्लीकेशन दी गई है आफ्टर जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो डिसमिस की जाएगी। ए आ गया अगर लिमिटेशन सेटअप किया गया है डिफेंस के लिए। बी आ गया लिमिटेशन जो है वो प्लीडर है किसी भी टाइम पे। फिर सी आ गया ऑल्दो लिमिटेशन सेटअप नहीं किया गया है डिफेंस के लिए। डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, ऑल्दो लिमिटेशन जो है वो सेटअप नहीं किया गया है डिफेंस के लिए। फिर आ गया इसमें थर्ड पार्ट हमारे पास, दैट इज क्रिमिनल लॉ। इसके भी हमारे पास जो है 50 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ए आ गया कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डी आ गया कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेकंड क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा फॉलोइंग ऑफेंसेस जो है वो कंपाउंड नहीं किया जा सकता है पर्सन्स के द्वारा जो मेंशन किए गए हैं थर्ड कॉलम में टेबल का जो दिया गया है अंडर सेक्शन 320 सब सेक्शन 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अडल्ट्री, बाइगेमी, हाउस ट्रेसपास या फिर कॉजिंग हर्ट। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज बाइगेमी। क्वेश्चन 3 आ गया, जो परमिशन है इन्वेस्टिगेट करने की एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को वो ग्रांट किया जाता है बाय एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेशन जज। सी आ गया हमारे पास स्पेशल मजिस्ट्रेट। डी आ गया मजिस्ट्रेट जिनके पास पावर है ट्राई करने की केस को या फिर कमिट करने का केस को ट्रायल के लिए। इसमें आ गया डी हमारे पास, दैट इज मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है ट्राई करने की केस को या फिर कमिट करने की केस को ट्रायल के लिए।
क्वेश्चन 4 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सा जो फॉलोइंग ऑफेंस है वो ट्राइबल नहीं है समरली। ए आ गया ग्रीवियस हर्ट जो है अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी। बी आ गया ऑफेंसेस जो पनिशेबल नहीं है डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, फिर आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सीड करेगा 2 साल। सी आ गया ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 और 456 जो है इंडियन पीनल कोड। डी आ गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर आ गया सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन 5 आ गया, इसमें हमारे पास इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेक्शन जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का वो प्रोहिबिट करता है अगेंस्ट जो ट्रायल है एक पर्सन का जिसको ट्राई किया गया है, जो कोर्ट है कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का, एक ऑफेंस के लिए कन्विक्ट या एक्विट किया गया है इस ऑफेंस के लिए। ए आ गया सेक्शन 303, बी आ गया सेक्शन 299, सी आ गया सेक्शन 20 सब सेक्शन 1, फिर आ गया डी सेक्शन 300 सब सेक्शन 1। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास सेक्शन 300 सब सेक्शन 1। क्वेश्चन 6 आ गया, अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के लिए एक टर्म के लिए जो एक्सीड नहीं करता है 1 ईयर, जो पीरियड है लिमिटेशन का कॉग्निजेंस लेने के लिए वो क्या होगा, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 3 ईयर। जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो आ गया हमारे पास बी 1 ईयर। क्वेश्चन 7 आ गया, इसमें करेक्ट आंसर बताना है क्या है। इसमें आ गया कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट किया गया है ट्रायल पे, जो हेल्ड किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन में वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। बी आ गया कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट किया गया है एक ट्रायल पे, जो सेशन जज के द्वारा हेल्ड किया गया है, वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली। सी आ गया कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट किया गया है ट्रायल के लिए, वो हेल्ड किया गया है बाय एडिशनल सेशन जज के द्वारा, जो अपील कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन को। डी आ गया कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट किया गया है ट्रायल के द्वारा, जो हेल्ड किया गया है असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा, जो अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट को डायरेक्टली। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास, कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट किया गया है ट्रायल के लिए, जो हेल्ड किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन में वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन 8 आ गया, इसमें हमारे पास इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग कोर्ट है वो एम्पावर्ड नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए क्रिमिनल केसेस को। ए आ गया सुप्रीम कोर्ट, बी आ गया हाई कोर्ट, सी आ गया कोर्ट ऑफ सेशन, डी आ गया कोर्ट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट। इसमें आ गया डी हमारे पास, दैट इज कोर्ट जो है स्पेशल मजिस्ट्रेट का। क्वेश्चन 9 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सा जो ऑफेंस है वो बेलेबल है। ए आ गया मर्डर जो है अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। बी आ गया डेथ जो है बाय नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी। सी आ गया डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। डी आ गया अबेटमेंट जो है कमिट करने के लिए सुसाइड अंडर 306 ऑफ आईपीसी। इसमें आ गया हमारे पास बी, दैट इज डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन 10 आ गया हमारे पास, कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शंस में जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का वो प्रोवाइड करता है कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के द्वारा एक डेथ सेंटेंस का ऑर्डर जो पास किया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, उसके एग्जीक्यूशन से पहले। सेक्शन 366, 367, 368 या फिर 369। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज सेक्शन 366। क्वेश्चन 11 आ गया हमारे पास, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग टर्म है वो इंक्लूड करता है बर्ड्स उसके मतलब में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कैप्टिव एनिमल, एनिमल आर्टिकल, एनिमल या फिर डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास एनिमल। क्वेश्चन 12 आ गया, हैबिटेट जो है वो इंक्लूड नहीं करता है, क्या इंक्लूड नहीं करता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, लैंड, वाटर, वेजिटेशन या बोटेनिकल गार्डन। इसमें आ गया डी हमारे पास, दैट इज बोटेनिकल गार्डन। इसमें आ गया हमारे पास क्वेश्चन 13, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए। इसमें आ गया ए हमारे पास सेक्शन 5 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। बी आ गया हमारे पास सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सी आ गया सेक्शन 5B ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। डी आ गया सेक्शन 5C ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 5A जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। क्वेश्चन 14 आ गया, इसमें हमारे पास इनमें से कौन सा फॉलोइंग ड्यूटीज वो ड्यूटी नहीं है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
इसमें आ गया ए एडवाइस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए ऑफ एरियाज जो डिक्लेयर किए जाने हैं एज प्रोटेक्टेड एरियाज। बी आ गया एडवाइस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए प्रोटेक्शन की या कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की और स्पेसिफिक प्लांट की। इसमें आ गया एडवाइस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इनेक्ट करने के लिए न्यू लेजिस्लेशन। डी आ गया एडवाइस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इन रिलेशन टू मेजर्स टू बी टेकन हार्मोनाइज करने के लिए जो नीड्स हैं ट्राइबल्स की। इसमें आ गया सी हमारे पास एडवाइस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इनेक्ट करने के लिए एक न्यू लेजिस्लेशन। क्वेश्चन 15 आ गया इसमें हमारे पास इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेक्शंस प्रोवाइड करता है प्रोविजंस जो रिलेट करते हैं हंटिंग से वाइल्ड एनिमल्स की कि उनको परमिट किया जाए सर्टेन केसेस में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 17A, सेक्शन 17B। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 11। सेक्शन 16 आ गया इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा जो मीनिंग है ट्री का अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1982, पाम्स, बैम्बूज, केन्स या फिर नीम्स। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास नीम्स। क्वेश्चन 17 आ गया हमारे पास रिवर जो है वो इंक्लूड नहीं करता है क्या विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, पॉन्ड, स्ट्रीम, कैनाल या फिर क्रीक। करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, पॉन्ड्स। क्वेश्चन 18 आ गया इसमें हमारे पास इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेक्शन जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का वो डील करता है जो पावर्स है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास भी, दैट इज सेक्शन 8। क्वेश्चन 19 आ गया इनमें से कौन सा जो एक्ट है वो प्रोहिबिट नहीं किया गया है अंडर सेक्शन 26 जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ए आ गया सेट करना फायर टू अ रिजर्व फॉरेस्ट। बी आ गया ट्रेसपास करना या पैस्चर करना कैटल को। सी आ गया क्लियर करना या ब्रेकअप करना कोई भी लैंड कल्टीवेशन के लिए। डी आ गया एक्सरसाइज किसी भी राइट का जो कंटिन्यू किया जाना है क्लॉज सी जो है सब सेक्शन 2 जो है ऑफ सेक्शन 15 का। तो इसमें आ गया डी हमारे पास एक्सरसाइज करना कोई भी राइट जो कंटिन्यू किया गया है क्लॉज सी जो है सब सेक्शन 2 का सेक्शन 15 का। क्वेश्चन 20 आ गया हमारे पास जो फॉर्मेशन है विलेज फॉरेस्ट की वो प्रोवाइड किया गया है किसके अंडर। ए आ गया हमारे पास चैप्टर 2 जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का। बी आ गया हमारे पास चैप्टर 3 जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का। सी आ गया चैप्टर 4 जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का। डी आ गया चैप्टर 5 जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास चैप्टर 3 जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का। क्वेश्चन 21 आ गया इसमें हमारे पास कौन रिव्यू कर सकता है एप्लीकेशन जो डिस्पोज ऑफ की जाएगी किसी भी एक्साइज ऑफिसर के द्वारा अंडर क्लोज 1 जो है सेक्शन 15 का पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के द्वारा। ए आ गया एक्साइज कमिश्नर। बी आ गया कलेक्टर। सी आ गया एक्साइज मिनिस्टर। डी आ गया सब डिविजनल ऑफिसर जो है डिवीजन का। इसमें आ गया हमारे पास ए, दैट इज एक्साइज कमिश्नर। क्वेश्चन 22 आ गया हमारे पास कौन एम्पावर्ड होगा ग्रांट करने के लिए लाइसेंस मैन्युफैक्चर का एक्साइजेबल आर्टिकल का अंडर सेक्शन 27 जो है पंजाब एक्ट 1914। कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर। डी आ गया एक्साइज ऑफिसर। इसमें आ गया हमारे पास ए, दैट इज कलेक्टर। क्वेश्चन 23 आ गया इसमें हमारे पास जो एज है लेसी की ग्रांट के लिए लीज की मैन्युफैक्चर के लिए वो किस एज के बिलो नहीं होगी। 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास 25 ईयर्स। क्वेश्चन 24 आ गया कौन रेगुलेट करता है टाइम, प्लेस या फिर मैनर एक्साइज ड्यूटी के लिए जो इम्पोज किया गया है एज पर जो डायरेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट की अंडर पंजाब एक्साइज एक्ट 1914। कलेक्टर, कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर या फिर डी आ गया चीफ मिनिस्टर। इसमें आ गया सी हमारे पास, दैट इज फाइनेंशियल कमिश्नर। क्वेश्चन 25 आ गया इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लोज 20 जो है सेक्शन 3 का पंजाब एक्साइज एक्ट का तारी का मतलब क्या है। इसमें आ गया फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस जो ड्रॉ किया गया है नीम ट्री से। बी आ गया फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड जूस जो ड्रॉ किया गया है किसी भी पाम ट्री से। फिर आ गया फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड ऑयल जो ड्रॉ किया गया है कोकोनट ट्री से। या फिर फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड ऑयल जो ड्रॉ किया गया है ऑलिव ट्री से। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास भी, दैट इज फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड जूस जो ड्रॉ किया गया है किसी भी पाम ट्री से। इसमें आ गया फिर क्वेश्चन 26 हमारे पास सेक्शन 138 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वो प्रोवाइड करता है पीनल प्रोविजंस के लिए इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक अगर वो प्रेजेंट किया जाता है बैंक को विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स।
ए आ गया उस डेट से जब उसको ड्रॉ किया गया है, बी आ गया उस डेट से जब पेई जो है वो डिमांड देता है, इसमें आ गया उस डेट से जब जो डिमांड है पेई की वो एक्सेप्ट की जाती है, इसमें आ गया डेट जो है जिस पर ड्रॉ किया गया है या फिर जो पीरियड है वैलिडिटी का जो पहले आएगा। इसमें आ गया डी हमारे पास फ्रॉम द डेट जिस पे वो ड्रॉ किया गया है या विद इन द पीरियड उसकी वैलिडिटी के जो भी पहले आएगा। क्वेश्चन 27 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग प्रोवाइजो है जो क्लोज का ऑफ सेक्शन 138 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो रिक्वायर करता है, जो नोटिस है 15 डेज का इन केस फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ चेक। इसमें आ गया क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी एंड क्लोज डी। इसमें आ गया सी हमारे पास क्लोज सी। क्वेश्चन 28 आ गया इसमें हमारे पास, कौन सा फॉलोइंग सेक्शन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वो एम्पावर करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास का या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ट्राई करने के लिए ऑफेंस जो रिलेट करता है डिसऑनर ऑफ चेक से इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा के लिए। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 या सबसेक्शन 4। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। क्वेश्चन 29 आ गया, जो रिटन कंप्लेंट है वो दी जानी चाहिए कोर्ट को उस जो डेट से कॉज ऑफ एक्शन की, एक पीरियड जो है कितने दिन का, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या फिर 90 डेज। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास दैट इज 30 डेज। क्वेश्चन 30 आ गया, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का वो डील करता है ऑफेंस के साथ जो कमिट किया गया है कंपनी के द्वारा अंडर सेक्शन 138। इसमें आ गया सेक्शन 139, 140, 141 या 142। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास दैट इज सेक्शन 141। क्वेश्चन 31 आ गया, ए जो कि एक सिटीजन है इंडिया का कमिट करता है एक मर्डर युगांडा में, ए ट्राई किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है मर्डर का किस प्लेस पे, कोई भी प्लेस इंडिया में जहाँ पे उसको वो मिला है, बी आ गया युगांडा में सिर्फ, सी आ गया युगांडा या इंडिया में जो कि डिसाइड किया गया है ए के द्वारा, डी आ गया कोई भी प्लेस वर्ल्ड में जहाँ पे वो मिला है एक्सेप्ट इंडिया और युगांडा। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास किसी भी प्लेस में इंडिया में जहाँ पे वो मिला है। क्वेश्चन 32 आ गया, इंडियन पीनल कोड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स या टेरिटरी ऑफ इंडिया जो एक्सक्लूड करती है जम्मू एंड कश्मीर को, या फिर डी आ गया भारत ओनली। इसमें करेक्ट आंसर है सी हमारे पास टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये हट जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ आ गया हमारे पास जो टेरिटरी है इंडिया के। फिर आ गया क्वेश्चन 33, इसमें इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ए आ गया हमारे पास जो चेक है अपॉन जो बैंकर के पास वो एक डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ अटर्नी एक डॉक्यूमेंट है, राइटिंग जो कंटेन करती है डायरेक्शंस या इंस्ट्रूमेंट्स वो एक डॉक्यूमेंट है, मैप या प्लान जो इंटेंड किया गया है कि उसको एविडेंस के तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता वो एक डॉक्यूमेंट है। तो इसमें आ गया डी, एक मैप और प्लान जो इंटेंड नहीं है कि वो एज एविडेंस यूज़ होगा वो एक डॉक्यूमेंट होगा। क्वेश्चन 34 आ गया, इनमें से कौन सा सेक्शन जो है आईपीसी का वो डिफाइन करता है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, सेक्शन 22, 23, 24 या 25। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास दैट इज सेक्शन 23। क्वेश्चन 35 आ गया, एक प्रिंसिपल जो रिलेट करता है जॉइंट लाइबिलिटी से, दैट ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वो भी सर्व करते हैं जो स्टैंड करते हैं और वेट करते हैं, ये ले डाउन किया गया था किस केस में। ए आ गया महबूब शाह वर्सेस एम्परर, बी आ गया बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, सी आ गया मनिंद्र चंद्र घोष वर्सेस केई, डी आ गया हमारे पास नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। क्वेश्चन 36 आ गया, जो एग्जीक्यूशन है डेथ सेंटेंस का पब्लिक हैंगिंग से वो बार्बरिक है और वायलेटिव है आर्टिकल 21 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इफ कोई भी जेल मैनुअल इसके लिए प्रोवाइड करता है, ये हेल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के किस केस में। ए आ गया बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी आ गया टीवी वथीस्वरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सी आ गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी, डी आ गया रामेश्वर एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी। क्वेश्चन 37 आ गया हमारे पास, ए और जेड अग्री करते हैं कि वो फेंस करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट अम्यूजमेंट के लिए और सफ़र करेंगे कोई भी हार्म जो इस फेंसिंग के कोर्स में उसको कॉज किया जा सकता है बिना फाउल प्ले के। ए जब फेयरली प्ले कर रहा है वो हर्ट कर देता है जेड को, ए कमिट करता है नो ऑफेंस, ऑफेंस ऑफ हर्ट, फिर आ गया अटेम्प्ट जो है कमिट करने के लिए मर्डर, डी आ गया कोई भी एक्ट जो है नेग्लिजेंस का। इसमें आ गया ए हमारे पास दैट इज नो ऑफेंस।
क्वेश्चन 38 आ गया, जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का बॉडी का वो एक्सटेंड नहीं करता है कि वो डेथ कॉज करेगा अगर ऑफेंस जिसमें ओकेजन्स जो हैं, जिस ओकेजन पे जो राइट है एक्सरसाइज करने का जो राइट है वो फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन का है। ए आ गया एक असॉल्ट कमिट करने एक इंटेंशन के साथ कि कमिट किया जाएगा रेप। बी आ गया एक असॉल्ट एक इंटेंशन के साथ कि वो ग्रेटिफाई करेगा अननेचुरल लस्ट को। सी आ गया एक असॉल्ट जो इंटेंशन के साथ है किडनैपिंग और अबडक्शन की। डी आ गया असॉल्ट जो है कॉजिंग हर्ट की इंटेंशन से। इसमें आ गया हमारे पास डी एक असॉल्ट जो इंटेंशन है कॉज करने का हर्ट। इसमें आ गया क्वेश्चन 39, ए इंसाइट करता है एक डॉग को कि वो स्प्रिंग अपॉन करे जेड पे बिना जेड की कंसेंट के, एक इंटेंशन के साथ कि उसको इंजरी हो, फियर हो या फिर अनॉयंस हो जेड को। ए ने क्या कमिट किया है? ऑफेंस ऑफ असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। डी आ गया नो ऑफेंस। इसमें आ गया सी हमारे पास यूज जो है क्रिमिनल फोर्स का। क्वेश्चन 40 आ गया हमारे पास, ए जो है इंड्यूस करने के लिए बी को डिसिस्ट करता है प्रोसिक्यूट करने से एक सिविल सूट और थ्रेटन करता है कि वो बी का हाउस जला देगा। ए किस चीज़ का गिल्टी है? थ्रेट टू मिसचीफ, अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर डी आ गया हमारे पास नो ऑफेंस। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्वेश्चन 41 आ गया एक इम्प्यूटेशन एक ऑल्टरनेटिव या एक्सप्रेस्ड आयरनी में वो अमाउंट करेगा डिफेमेशन को, अमाउंट नहीं करेगा डिफेमेशन को, अमाउंट करेगा आउटरीच करना जो मोडेस्टी है जो इंटेंड की गई है वुमेन के लिए। या फिर डी आ गया नीदर डिफेमेशन ना ही आउटरीच करेगा मोडेस्टी को। करेक्ट आंसर है ए अमाउंट करेगा डिफेमेशन को। क्वेश्चन 42 आ गया, जब भी कोई फोर्स या वायलेंस यूज किया जाता है अनलॉफुल असेंबली के द्वारा या फिर जो मेंबर्स हैं अनलॉफुल असेंबली के वो किस चीज़ के गिल्टी होंगे? दैट इज एफ्रे, राइटिंग, अनलॉफुल असेंबली। डी आ गया हमारे पास नो ऑफेंस। इसमें आ गया बी हमारे पास राइटिंग। क्वेश्चन 43 आ गया, इसमें हमारे पास जेड थ्रेट करता है ए को कि वो किल करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। ए हैज़ क्या किया है? ए के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जो उसके पास होता अगर जेड सेन होता। बी आ गया कोई भी राइट नहीं है प्राइवेट डिफेंस का अगेंस्ट जेड क्योंकि जेड जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस के अंडर था। सी आ गया कोई भी राइट नहीं है प्राइवेट डिफेंस का क्योंकि ए के पास टाइम था रिकोर्स करने का अथॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए। डी आ गया कोई भी राइट नहीं है प्राइवेट डिफेंस का क्योंकि एक्ट जो है इंसेन का वो कोई ऑफेंस नहीं है। इसमें आ गया ए हमारे पास कि सेम राइट होगा प्राइवेट डिफेंस का जो उसके पास होता अगर जेड सेन होता। क्वेश्चन 44 आ गया, इसमें हमारे पास कि ए जो है वो शेक करता है अपना फिस्ट जेड पे इंटेंट करके या फिर ऐसी उसको नॉलेज है कि वो लाइकली होगा कि वो कॉज करेगा जेड को ये बिलीव करने के लिए कि ए जो है उसको स्ट्राइक करने वाला है जेड को। तो ए ने क्या कमिट किया है? यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, नो ऑफेंस, असॉल्ट या फिर आ गया अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट। करेक्ट आंसर आ गया सी हमारे पास असॉल्ट। क्वेश्चन 45 आ गया, ए प्लेस करता है मैन को फायर आर्म्स के साथ आउटलेट्स पे एक बिल्डिंग की और बताता है जेड को कि वो फायर करेगा जेड पे अगर जेड ने अटेम्प्ट किया कि वो बिल्डिंग को लीव करने का। ए ने क्या कमिट किया है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। डी आ गया नो ऑफेंस। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्वेश्चन 46 आ गया, इसमें इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? ए आ गया बेलेबल ऑफेंस का मतलब है एक ऑफेंस जो शो किया गया है बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। फिर आ गया बेलेबल ऑफेंस का मतलब है एक ऑफेंस जो बेलेबल किया गया है किसी और लॉ में जो फॉर दैट टाइम वो फोर्स में है। नॉन बेलेबल जो है ऑफेंस का उसका मतलब है कि कोई और ऑफेंस जो बेलेबल नहीं है। डी आ गया पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के एक अक्यूज्ड को ऑफ बेलेबल ऑफेंस इन ऑल सिचुएशंस। इसमें आ गया हमारे पास डी पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती है बिना वारंट के एक अक्यूज्ड को बेलेबल ऑफेंस की सारी सिचुएशंस में। क्वेश्चन 47 आ गया, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ए आ गया इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा। बी आ गया इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है इधर कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा। डी आ गया इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा अदर देन मजिस्ट्रेट जो ऑथराइज्ड है मजिस्ट्रेट के द्वारा इस बिहाफ में। करेक्ट आंसर है हमारे पास डी दैट इज इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा जो मजिस्ट्रेट नहीं है जो ऑथराइज किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा इस बिहाफ पे।
क्वेश्चन 48 आ गया, कंप्लेन का मतलब क्या है। एक एलिगेशन जो ऑरली या फिर राइटिंग में दिया गया है पुलिस ऑफिसर को, कोई भी एलिगेशन जो राइटिंग में या ऑरली दिया गया है मजिस्ट्रेट को कि वो एक्शन ले किसी भी नोन या अननोन पर्सन के अगेंस्ट जिसने कमिट किया है ऑफेंस। सी आ गया पुलिस रिपोर्ट, डी आ गया चार्ज। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास। कंप्लेंट का मतलब है एक एलिगेशन जो ओरली या फिर राइटिंग में किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि वो एक्शन ले अननोन या नोन पर्सन के अगेंस्ट जिसने कमिट किया है एक ऑफेंस। क्वेश्चन 49 आ गया, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग सेंटेंस है वो पास किया जा सकता है जो कोर्ट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। ए आ गया एक सेंटेंस जो है डेथ का या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए। बी आ गया एक सेंटेंस जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए या इम्प्रिजनमेंट के लिए जो एक्सीड करेगा 10 ईयर्स। सी आ गया कोई भी सेंटेंस जो ऑथराइज किया गया है लॉ के द्वारा एक्सेप्ट जो सेंटेंस है डेथ का या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। डी आ गया सेंटेंस जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो एक्सीड करेगा 10 ईयर्स ओनली। इसमें आ गया हमारे पास सी, कोई भी सेंटेंस जो ऑथराइज किया गया है लॉ के द्वारा एक्सेप्ट एक सेंटेंस ऑफ डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सीड करेगा 7 ईयर्स। क्वेश्चन 50 आ गया, इसमें हमारे पास इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का वो प्रोवाइड करता है कि जो पर्सन है एक फीमेल का उसको एग्जामिन किया जाएगा सिर्फ उसके द्वारा या फिर उसके सुपरविजन के अंडर जो एक फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगी। ए आ गया सेक्शन 53 सबसेक्शन 2, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2, सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 या फिर सेक्शन 54। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज सेक्शन 53 सबसेक्शन जो है 2 हमारे पास। तो इसी के साथ जो है हम ये वाला भी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है हमने कवर कर लिया है। इसके बाद वाले जितने भी जो हमारे पास एग्जामिनेशंस हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिन्स जितने भी स्टेट्स के रह गए हैं, जितने भी ईयर्स के रह गए हैं वो मैं ऑफलाइन प्रोवाइड करूँगी और इस लेक्चर के बाद जो है हम मेंस आंसर राइटिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे। बाकी हमने इस लेक्चर में सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।